Hello everyone, welcome to our channel Biology Sites. In this video today we will discuss about Vedic period of botany. इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड ऑफ बॉटनी के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक बॉटनी के नाम से, और आप इस वीडियो को और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उन दोनों वीडियो को आपस में रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से कि क्या चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है और क्या चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब कि जो वेदों की बुक थी उसमें जो प्लांट्स दिए गए थे उनका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कैसे था, मतलब क्या क्या चीज़ें संस्कृत वर्ड में तो लिखी हुई थी लेकिन किस ढंग से लिखा गया था और क्या चीज़ें क्या वर्ड्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड हम एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमिकल एविडेंसेस इट मीन्स कि जो प्लांट्स की आंतरिक संरचना थी उसके बारे में बात करेंगे कि वेदों के अंदर संस्कृत भाषा में कैसे एक्सप्लेन था कुछ भी। थर्ड इज सम इंपॉर्टेंट संस्कृत टर्म्स रिलेटेड टू बॉटनी, और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को छोड़कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए थे वेदों के अंदर जो कि बॉटनी से रिलेटेड था। फोर्थ इज मेडिकल बॉटनी, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो मेडिकली यूज करते हैं, जैसे कि नीम का पौधा हम क्या कर सकते हैं, उसे दवा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस रिटन इन द वेद? Those plants are found in the Earthved. Here we can see that Earthved is perhaps the earliest recorded authority of the plant morphology. वे पौधे अर्थवेद में पाए जाते हैं जो हम कह सकते हैं कि अर्थवेद शायद पौधों की प्रकृति और विज्ञान पर सबसे पहला प्रमाण दर्ज है। मतलब कि कुल 4 वेद होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। लेकिन सबसे पहले जो बॉटनी लिखी गई थी, बॉटनी जिस बुक में, ठीक है, बॉटनी से रिलेटेड टर्म्स लिखे गए थे, वो पहला था अर्थवेद। इट रिप्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द 8 टाइप्स ऑफ ग्रोथ हैबिट ऑफ द ट्रीज। ये क्या करता है, यह पेड़ों की 8 प्रकार की विकास आदतों का जो विवरण होता है वो प्रस्तुत करता है। दीज ऑल आर, ये सभी हैं। कौन कौन से हैं वो प्लांट्स? विशाखा, ठीक है, ऐसे पौधे जो फैली हुई शाखाएं थी, मतलब कि जो इनके ब्रांचेस थे वो पूरी तरह से स्प्रेडिंग थे, फैले हुए थे, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो इनकी शाखाएं हैं वो पूरी तरह से फैली हुई हैं। सेकेंड है मंजरी, लीव्स विद द लॉन्ग क्लस्टर। मंजरी क्या है कि ऐसे पौधे जिनमें जो पत्तियां होती हैं वो गुच्छों में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लॉन्ग क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज स्तंभनी। स्तंभनी किसको कहा जा रहा है? ये सारे संस्कृत टर्म्स हैं, विशाखा, मंजरी, स्तंभनी, ठीक है, ये सारे क्या है कि संस्कृत वर्ड्स हैं जो वेदों के अंदर, अर्थवेद के अंदर दिया गया था। फोर्थ इज प्रस्थानावती, ठीक है, विच एक्सपॉन्ड्स। प्रस्थानावती मतलब होता है जिसका विस्तार होता है, मतलब बहुत ज्यादा फैले हुए पौधे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जो पौधा है वो पूरी तरह से फैला हुआ है, ठीक है, जमीन पे। उसके बाद आता है एकांक्षा। एकांक्षा क्या है? दोज विच मोनोपोडियल ग्रोथ। एकांक्षा जो होता है वो मोनोपोडियल ग्रोथ में दिखाई देते हैं हमको। 6 है प्रनावती। प्रनावती क्या होता है? क्रीपिंग प्लांट्स, मतलब कि रेंगने वाले पौधे। रेंगने वाले पौधे के बारे में वेदों के अंदर प्रनावती नाम से लिखा गया है। उसके बाद है अमसुमती। अमसुमती जो है वो एक तरह से कई डंठल के साथ जो पौधे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे डंठल्स में होते हैं, या फिर कह सकते हैं विथ मैनी स्टॉक्स, ठीक है, तो ऐसे पौधे को अमसुमती कहा गया है। 8th है कंडिनी। कंडिनी क्या है कि प्लांट्स विथ नॉटी जॉइंट्स, ठीक है, इसका मतलब है गांठदार जोड़ों वाला पौधा, मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें बहुत सारे गांठ लगे होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो पौधा है वो पूरी तरह से गांठ में प्रेजेंट है, बहुत सारे उसके बीच बीच में फोल्ड्स हैं, ठीक है, तो नॉटी जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर, तो ऐसे पौधे को कंडिनी कहा जाता है। तो ये क्या है कि दीज ऑल आर 8 टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिटन इन द वेद। वेदों की जो बुक है, अर्थवेद है, उसके अंदर 8 प्रकार के पौधों के बारे में पहले से लिखा गया था। अब बात करते हैं some ancient Sanskrit words also took notice of texture, color, taste, surface, etc. for the morphological classification of the plants. मतलब कि जो वेदों के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए थे, संस्कृत वर्ड्स दिए गए थे जो कि हम आज इस टाइम में बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो पहला हम बात करेंगे टेक्सचर की। लोमासा वशाना, हेयरी स्टेम, मतलब कि हेयरी स्टेम्स, जो ऐसे पौधे जो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो स्टेम्स है वो क्या है कि हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो उस ऐसे पौधे को उस टाइम में लोमासा वशाना के नाम से जानते थे।
मृदु पत्र, ठीक है, सॉफ्ट लीफ को, मतलब कि जो मुलायम पत्तियां होती हैं उनको उस टाइम में मृदु पत्र के नाम से जानते थे। टेंडर लीफ इट मीन्स की कोमल पत्र। एंड स्निगंधा पत्र, जो कि ऐसे लीफ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। ऐसे पौधे को उस टाइम में, ऐसे पत्तियों को उस टाइम में स्निगंधा पत्र के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है शेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप जो इंपॉर्टेंट संस्कृत टर्म्स थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। दीर्घ पत्र, ठीक है, लॉन्ग लीफ को, जो ऐसे पत्तियां थी जो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं उनको बोलते हैं दीर्घ पत्र। मंडाला पत्र, राउंडेड लीफ, मतलब ऐसी पत्तियां जो राउंडेड फॉर्म में हो, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो राउंडेड लीफ हैं उनको बोलते थे उस टाइम में मंडाला पत्र। एंड विशाला पत्र ऐसी थी जो बहुत ज्यादा बड़ी पत्तियां थी, मतलब ब्रॉड लीफ जो थे उनको बोलते थे विशाला पत्र। अब बात करते हैं कलर के बिहार पे, कैसे कैसे संस्कृत टर्म्स दिए गए थे इन वेद। तो फर्स्ट इज श्वेत पत्र किसको बोलते हैं? व्हाइट कलर लीफ को, मतलब कि सफेद पत्तियों को हम उस टाइम में श्वेत पत्र कहते थे। रक्त पत्र इट मीन्स कि जो हमारा रक्त होता है वो लाल होता है और जो पत्तियों का कलर है वो भी लाल होता था, तो इसलिए उनको बोलते थे रक्त पत्र, ठीक है, हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। ब्लू कलर जो लीफ थी उनको बोलते थे नीला पत्र। और गोल्डन कलर जो पत्तियां थी, मतलब कि गोल्ड की कलर की होती हैं, उनको बोलते थे स्वर्ण पत्र। और जो स्मोक कलर्ड पत्तियां थी उनको बोलते थे धूम्र पत्र, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट के भी यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई थी? तो जो स्वीट लीफ थे, मतलब कि जो ऐसी पत्तियां खाने में मीठी लगती थी उनको बोलते थे स्वादु पत्र। और जो खट्टा लगता था, ऐसी पत्ती जो खट्टी थी टेस्ट में, उनको बोलते थे अम्ल पत्र। और लीव्स विथ स्पाइन्स, मतलब कि मसालों के लिए जो पत्तियां यूज की जाती थी, ठीक है, वो उनको क्या बोलते थे? काटू पत्र। और जो हॉट टेस्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा तीखे थे, बहुत ज़्यादा ही तीखे थे, उनको बोलते थे तीक्ष्णा पत्र, ठीक है, तीक्ष्णा पत्र के नाम से जानते थे। सरफेस, अब सरफेस की बात करते हैं कि उस टाइम में सरफेस को कैसे डिनोट किया जाता था संस्कृत टर्म्स में। ऐसी लीव्स जिनमें हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते थे उनको बोलते थे उस टाइम में, वेदों के टाइम में, रोमाशा पत्री। एंड रंध्रपत्री किसको कहते हैं? ऐसी पत्तियां जिसमें होल्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो लीफ है उसमें बहुत सारे होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है कि उनको रंध्रपत्री के नाम से जानते थे। और बार्क लाइक, ठीक है, बार्क लाइक पत्तियों को हम बोलते थे वल्का पत्री, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो बार्क लाइक स्ट्रक्चर हमको लीफ के अंदर दिख रहे हैं उनको बोलते थे वल्क पत्री। अब बात करते हैं लीफलेट्स की। मतलब लीफलेट क्या होता है कि पत्ती की जो लेयर है वो कितनी है, ठीक है, पत्ती की एक लेयर है तो उसको बोलते थे एकापत्री, 2 लेयर है तो द्विकापत्री, 3 लेयर है तो त्रिकापत्री, ठीक है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप। एकापत्री मतलब कि एक लीफलेट, मतलब कि जो पत्ती है उसकी बस एक लेयर है तो उसको बोलते थे एकापत्रिका। अगर उसकी 2 लेयर है, देयर आर 2 लेयर्स, तो उसको बोलते थे द्विकापत्री। अगर किसी पत्ती की 3 लेयर है तो उसको बोलते थे त्रिकापत्रिका, ठीक है। और उसके 4 लीफलेट्स हैं, मतलब कि 4 लेयर्स हैं, तो उसको बोलते थे कैटस पत्रिका। अगर 5 लीफलेट्स हैं, मतलब 5 लेयर्स हैं पत्ती के, तो उनको बोलते थे पंका पत्रिका। और अगर 7 लीफलेट्स हैं, मतलब उनका जो पत्तियों का लेयर है वो 7 लेयर है, तो उसको बोलते थे सप्तापत्री। एंड जो मतलब कि ऐसे पत्ती जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं उनको बोलते थे बहुपत्रिका, ठीक है। अब बात करते हैं एनाटॉमी एविडेंसेस की। अभी तक हम प्लांट्स के बाहरी संरचना के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस देख रहे थे। अब हम एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखेंगे, मतलब कि आंतरिक संरचना, ठीक है, कि कैसे वेदों के अंदर जो प्लांट्स थे उस टाइम में तो उतना नॉलेज था नहीं, बट अंदर की चीज़ों को कैसे वो लोग देखते थे, कैसे वो लोग जान गए थे, ठीक है, जो वैदिक पीरियड के लोग थे। उस टाइम में साइंस भी इतना अच्छे से डेवलप नहीं था। द मोस्ट रिमार्केबल एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशन बाय द परासरा के अंदर बहुत ज़्यादा ही प्लांट्स के एनाटॉमिकल एविडेंसेस को देखा जा सकता है, रिलेटेड टू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्लांट सेल के बारे में विस्तृत इसका वर्णन है परासरा के अंदर। ही गिव्स अ मोर डिटेल स्टडी देन रॉबर्ट हुक। और परासरा के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है, रॉबर्ट हुक जो हैं सेल की डिस्कवरी किए हैं 17वीं सेंचुरी में, उससे और भी ज़्यादा डिटेल स्टडी परासरा के अंदर पहले से ही
दी हुई थी। इन सेल का नाम हम रॉबर्ट हुक को देते हैं कि रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर्ड किया है, बट ऐसा नहीं है, वो पहले से ही पराशरा के अंदर दिया हुआ है। पराशरा नोट दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ कंसिस्ट ऑफ इनन्यूमरेबल कंपार्टमेंट्स व्हिच आर फिल्ड विद द सैप। पराशरा के अंदर पहले से ही जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट्स की, उनके बारे में दिया हुआ है, और ये भी कहा गया है कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इनन्यूमरेबल मतलब असंख्यनीय कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिब्बे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे, जो रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल के अंदर बहुत सारे छोटे 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 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो चीज़ पहले ही पराशरा में दी हुई थी, और उस बॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर सैप भरा हुआ था। ठीक है, सैप मतलब होता है रस। ठीक है, एक प्रकार का रस उसके अंदर भरा हुआ था। हिंदी में बात करें तो पराशर द्वारा किया गया सबसे उल्लेखनीय शारीरिक अवलोकन पादप कोशिका के विस्तृत विवरण से संबंधित है। मतलब कि पराशरा में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स है या फिर लीफ है, उसके बारे में पराशरा के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बुक यही है कि जिसके अंदर एनाटॉमी के बारे में लिखा हुआ था। 17वीं शताब्दी में कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक से भी अधिक विस्तृत वो अध्ययन देते हैं। मतलब कि रॉबर्ट हुक जिनको हम बोलते हैं, जो सेल की डिस्कवरी किए थे 17वीं सेंचुरी में, उससे भी ज्यादा डीप नॉलेज उस पराशरा बुक में दी हुई थी। पराशर का कहना है कि पत्ती की आंतरिक संरचना में असंख्य डिब्बे होते थे जो किससे भरे होते थे, रस से भरे हुए होते थे। ये चीज रॉबर्ट हुक जी ने भी कहा। जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते थे, और ये चीज पहले से ही, उनसे भी पहले पराशरा बुक के अंदर ये सारी चीजें दी हुई थी। इट मीन्स कि बॉटनी पहले भी हमारी लाइफ में था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दे आर स्टोर हाउस ऑफ द शिप, रसाश्रय, ठीक है, एंड कवर्ड बाय द बाउंड्री सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते थे कलाविस्तना। ठीक है, मतलब कि जो छोटे 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 इन्यूमरेबल बॉक्स थे, कंपार्टमेंट्स थे, वो एक सीमा कोशिका दीवार और कोशिका झिल्ली जिसे वो ढके हुए थे, जो सेल्स थे वो ढके हुए थे। द स्ट्रक्चर हैव 5 एलिमेंट प्रिंसिपल एज वेल कलरिंग प्रिंसिपल, जिसको हम रंजा युक्त के नाम से जानते थे। एंड कैन बी विजिबल विद द नेक्ड आइज, और जो कि क्या, जो से छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे वो हमको नेक्ड आई से विजिबल नहीं थे। द थीन बाउंड्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्लूइड विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो सेल का बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते थे कि वो फ्लूइड से पूरा भरा हुआ था, तो उसको जो आजकल के साइंटिस्ट हैं उसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं बाय द मॉडर्न बॉटनिस्ट। पतली सीमा एक तरल पदार्थ से उत्पन्न होती है। जो पतली, जो बाहरी जो लेयर है वो किससे उत्पन्न होती है, एक पतली पदार्थ से उत्पन्न होती है, जिसको आजकल के साइंटिस्ट हैं जो वनस्पति शास्त्री हैं उसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेडिकल बॉटनी, मतलब ऐसे प्लांट्स जो मेडिकली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस टाइम में संस्कृत टर्म्स में उस बुक में क्या कैसे क्या क्या चीज़ें दी हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। The bulk of Ayurvedic medicines belong to plant kingdom, and the Ayurvedic texts deal with the botanical aspects, mainly the identification of characterization of plants and sources of drugs. आयुर्वेदिक औषधि का सबसे बड़ा हिस्सा पादप साम्राज्य से संबंधित है, और सभी आयुर्वेदिक ग्रंथ वनस्पति पहलुओं से संबंधित है। मुख्य रूप से औषधियों के स्रोत के रूप में जो पौधे हैं उनका पहचान और वर्गीकरण किया गया है। चरक संहिता हैज अ चैप्टर टाइटल्ड, क्या बोला गया उसे, विभाग विद्या, डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो सबसे पहले जो प्लांट्स के वर्गीकरण, मतलब कि क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जो चीज़ें कही गई हैं वो सबसे पहले चरक संहिता बुक के अंदर की गई हैं। ठीक है, उसमें एक टाइटल है जिसको हम बोलते थे विभाग विद्या के नाम से, और उसी के अंदर सारी चीज़ें दी हुई थी। चरक संहिता में विभाग विद्या नामक एक अध्याय है जो जिसमें पौधे और जानवरों के वर्गीकरण से संबंधित सारी चीज़ें दी हुई थी। सेकेंड है सुश्रुत संहिता। ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दो बुक थे, ठीक है, जो कि वेदों के टाइम में इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी। द सेकेंड आयुर्वेदिक क्लासिक बुक्स, ठीक है, विच डील्स विद द सेवरल एस्पेक्ट ऑफ बॉटनी सच एज मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। सुश्रुत संहिता द्वारा जो आयुर्वेदिक क्लासिक था, मतलब क्लासिफिकेशन था, उसमें वनस्पति विज्ञान के कई पहलुओं जैसे कि आकृति विज्ञान और वर्गीकरण से संबंधित उसमें दिया हुआ है। सुश्रुत ऑल्सो प्रोवाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। सुश्रुत औषधि गुणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण भी प्रदान करते हैं। According to the Charak and Sushruta Samhita, the plants are characterized into 4 classes. चरक एंड सुश्रुत संहिता के बिहार पे प्लांट्स को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। अब वो 4 प्लांट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं।
वनस्पति, पहला है वनस्पति, ठीक है, विच बियर्स द फ्रूट एंड नॉट फ्लावर। ऐसे प्लांट्स जिनमें फल होता है लेकिन फूल नहीं होता है, उसको बोलते थे वनस्पति। उसके बाद विच बियर्स फ्लावर, जिनमें फल और फूल दोनों लगते थे, उसको बोलते थे वृक्ष, ठीक है। विच क्रीप और द ग्राउंड, ऐसे पौधे जो जमीन पर रेंगते थे या उलझे हुए रहते, ठीक है, उनको बोलते थे विरुद्ध। एनुअल हर्ब्स विच एदर अवे आफ्टर द फ्रक्टिफिकेशन, जो एक ऐसा पौधा जो कि जड़ी बूटियां बनाने के बाद, ठीक है, एक बार यूज़ कर लेने के बाद वो पूरी तरह से वो पौधा सूख जाता है, ठीक है, तो वो क्या है कि उस टाइप के पौधे को हम औषधि के नाम से जानते थे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि जो वैदिक पीरियड ऑफ बॉटनी था उसका कंक्लूजन क्या है। जो बॉटनी था उस टाइम में प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं था, तो उसका कंक्लूजन क्या है। Indians have sufficient knowledge about the botany, but the absence of proper communication and distribution of the knowledge, it is not properly spread and not gain sufficient identify of the knowledge of botany. भारतीयों को वनस्पति विज्ञान के बारे में पर्याप्त ज्ञान था, ठीक है, जो पहले के साधु महात्मा लोग थे उनको अच्छी खासी नॉलेज प्लांट्स के बारे में थी, लेकिन ज्ञान के उचित संचार और वितरण के अभाव में इसका उचित प्रसार नहीं हो पाता था। मतलब उन जो ज्ञानी थे और साधु महात्मा लोग थे उनको तो ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन वो कैसे लोगों तक पहुँचाएं ये सारी चीज़ें, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन था वो उनको नहीं पता था कि कैसे लोगों तक वो सारी चीज़ें, उन सारे नॉलेजेस को पहुँचाएँ, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान को पर्याप्त पहचान नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जब वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाते थे तो लोगों को के अंदर जो बॉटनी टर्म्स थे, जो बॉटनी के वर्ड्स थे, या फिर कह सकते हैं कि बॉटनी के बारे में जो डिटेल नॉलेज थी वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए वो एक तरह से बॉटनी का अच्छी तरह से पहचान नहीं कर पा रहे थे कि हमारी लाइफ में बॉटनी है।